वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी क्लास 23 पर बात करेंगे, जिसमें प्रस्तावना के भारत की संप्रभुता पर बात करेंगे। यानी कि प्रस्तावना में जो भारत की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया को डिफाइन किया गया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। साथियों, यदि आपको इस क्लास की बाइलिंगुअल पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल ले सकते हैं। बाइलिंगुअल ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए साथियों, समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग प्रियम्बल पर अगर बात करें तो ये पिछली दो क्लासों से प्रियम्बल पर ही चर्चाएं चल रही हैं, प्रस्तावना पर भी बातचीत चल रही है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि जो वर्ड यूज किया गया है संपूर्ण, जैसे हम भारत के लोग, इस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं कि भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है, संविधान की जो मेन पावर है, वो हम भारत के लोग ही हैं। यानी कि वी द पीपल ऑफ द इंडिया। कैसे, क्यों, ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की एवं उसके समस्त नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं, ये न्याय देने की बात करता है। तो आज हम लोग साथियों समझेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। यानी कि हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialistic एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आज हम लोग सॉवरेन का मतलब समझेंगे। ये सॉवरेन का मतलब है क्या, समझ रहे हैं कि नहीं। संप्रभुता क्या होती है साथियों। साथियों, अगर आपको बताएं तो किसी भी देश के लिए, चाहे देश हो, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य बोला गया है। राज्य का मतलब प्रोविंस से नहीं है, ये याद रखना, कंट्री से है। कोई भी कंट्री है, इसके लिए साथियों चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे लैंड है, तो मतलब लैंड का मतलब भूभाग, लैंड। दूसरा क्या होता है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। तीसरा साथियों क्या है, गवर्नमेंट। और चौथा क्या होता है, सॉवरेनिटी। लैंड का मतलब भूभाग। कोई भी देश के लिए ये बहुत जरूरी है, भूभाग का होना, एक क्षेत्र का होना, एक वहां के लोगों का होना, जनसंख्या का होना। गवर्नमेंट यानी कि एक तरीके से वहां पर जनसंख्या को रोजगार देने के लिए और शासन प्रशासन चलाने के लिए सरकार का होना अति आवश्यक है। सॉवरेन वो सरकार किसी दूसरे के दबाव में होकर निर्णय ना दे, स्वयं में प्रभु हो, यानी कि संप्रभु। संप्रभुता का मतलब स्वयं में प्रभु, यानी कि सारी शक्तियां जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके पास हो, उसके पास हो, सॉवरेनिटी। समझ रहे हैं। अब ये जो सॉवरेनिटी होती है किसी भी देश के लिए, ये चार पिलर हैं। अगर ये चार पिलर नहीं है तो वो देश नहीं है साथियों। समझ रहे हैं, ये चार पिलर हैं। अब सॉवरेनिटी की अगर हम सिर्फ बात करें, सॉवरेनिटी की, संप्रभुता की सिर्फ बात करें, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है साथियों। देश अपने इंटरनल मामले, यानी कि आंतरिक मामले, इंटरनल मामले, समझ रहे हैं, जो भी इंटरनल मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने का जो अधिकार है, सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट निर्णय, जो भी डिसीजन, यानी कि इंटरनल डिसीजन, आंतरिक निर्णय जो भी हो, वो देश स्वयं ले, तभी वो संप्रभु देश कहलाएगा। समझ रहे हैं। और बाह्य निर्णय, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर जितने हैं, एक्सटर्नल डिसीजंस। अब एक्सटर्नल डिसीजन में क्या आते हैं, इंटरनल डिसीजन में क्या आते हैं। अगर हम इंटरनल डिसीजन की बात करें भाई, अगर हम इंटरनल डिसीजन, इंटरनल डिसीजन की बात करें,
यानी कि आंतरिक निर्णयन की बात करें, ये देश के कौन कौन से आंतरिक निर्णय हो सकते हैं, तो ये भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आंतरिक निर्णय का जो भी अधिकार हो उस देश के पास हो। कौन कौन से आंतरिक निर्णय? चाहे वो सामाजिक निर्णय है, कोई समाज से रिलेटेड, रोजगार वगैरह से रिलेटेड, आर्थिक निर्णय, जीडीपी, जीएनपी से रिलेटेड हो, समझ रहे हैं? आर्थिक निर्णय, किसी के रोजगार देने की बात। सामाजिक निर्णय, दहेज प्रथा को हटाना है, ठीक है, नारियों को सशक्तिकरण मतलब एक तरीके से इंपावर्ड बनाना है, ये सामाजिक निर्णय हो गए। आर्थिक निर्णय, वह साथियों राजनैतिक निर्णय, सरकारों पर कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार नहीं बनेगी, कितने साल में चुनाव होंगे, इस तरीके के, यानी कि जितने सोशल डिसीजन है, समझ रहे हैं, जितने इकोनॉमिकल डिसीजन है, इकोनॉमिकल डिसीजन, और जितने साथियों पॉलिटिकल निर्णय है, पॉलिटिकल डिसीजंस, तो पॉलिटिकल डिसीजन, इकोनॉमिकल डिसीजन व सोशल डिसीजन, ये जितने निर्णय हैं इंटरनल डिसीजंस, ये पूरे के पूरे, इन पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक निर्णय लेने में स्वयं एक तरीके से स्वयं डिसीजन ले, किसी के कहने पर नहीं, किसी अन्य देश के दबाव में निर्णय ना ले, तो ऐसा देश संप्रभु होगा। अब अगर हम बाह्य निर्णयों की बात करें, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिसीजंस की बात करें, बाह्य निर्णयों की बात करें, तो बाह्य निर्णय में क्या हो सकते हैं भाई, आप जानते हैं, जैसे साथियों अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर एट इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंतरराष्ट्रीय संधियों पर, अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर, संधियों पर हस्ताक्षर करना हो, जैसे सीटीबीटी है, समझ रहे हैं, या फिर डब्ल्यूटीओ की कोई गाइडलाइन है, या एक तरीके से यूएनएफ ट्रिपल सी की बैठकें हुई, कोप 27 में क्या डिसीजन लिया जाना है, समझ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज पर क्या डिसीजंस लेने हैं, जलवायु परिवर्तन पर क्या निर्णय लेने हैं, कहाँ साइन करेगा इंडिया, कहाँ नहीं। जैसे भारत को 2070 तक नेट जीरो इमिशन पर पहुंचना है, कि जितना कार्बन उत्सर्जित हो उतना कार्बन को इंडिया मतलब एक तरीके से रेक्टिफाई भी कर दे, समाप्त भी करे, कार्बन न्यूट्रल। अलग अलग देश अलग अलग समय के लिए डिसीजन दिए हैं, तो कैसे कब कहाँ साइन करना है, इस पर किसी दूसरे के प्रभाव से निर्णय ना ले, अपनी अपने निर्णय स्वयं ले, वो देश संप्रभु है। या साथियों अंतरराष्ट्रीय संगठन में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, अंतरराष्ट्रीय संगठन में पार्टिसिपेट करना है, समझ रहे हैं। दूसरा साथियों मित्र और शत्रु को तय करना है, हमारे मित्र राष्ट्र कौन से होंगे, शत्रु राष्ट्र कौन होंगे, यानी कि हमारे फ्रेंड्स कौन से होंगे, हमारे शत्रु कौन से होंगे, यानी कि एनिमी कौन होंगे, ये डिसाइड करना हो। या युद्ध या शांति का डिसीजन लेना हो, किस देश के साथ हमारे वॉर चलेंगे, किस देश के साथ हमारे पीसफुल मैटर रहेंगे, पीसफुल मैटर, शांति व्यवस्था, ये जितने हैं
युद्ध या पीसफुल, युद्ध या शांति का निर्णय, मित्र और शत्रु का निर्णय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किस में पार्टिसिपेट करना है, किसका मेंबर भारत है, किसका नहीं बनना है भारत को मेंबर। समझ रहे हैं? कौन से अंतरराष्ट्रीय संधियों पर साइन करना है, कौन से पे नहीं साइन करना है, एक्सटर्नल डिसीजन। इंटरनल में ये सारे निर्णय। यदि कोई भी देश इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन में किसी दूसरे देश की सहायता या दूसरे देश के प्रेशर में आके, दबाव में आके निर्णय ना ले, तो वो देश संप्रभु देश है। समझ रहे हैं? हाँ, चूंकि ग्लोबलाइजेशन का समय आ चुका है, वैश्वीकरण का समय आ गया है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? क्या कोई बताएंगे वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? एक मिनट साथियों। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब अब हमारी जो भी इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। यानी कि हमारे देश की कंपनियां अब दूसरे देश में जाके ट्रेड करती हैं, बाहर की कंपनियां हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती हैं और ट्रेड करती हैं। हमारे देश में जो जीडीपी होता है वो बाहरी देशों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अन्य देशों का जो जीडीपी होता है उसमें हमारे देश का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है। समझ रहे हैं? वैश्वीकरण। हालांकि और भी कई चीजें हैं, यहां हम ग्लोबलाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं। यहां बस इतना समझिए कि एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहां पर विशेष करके ये है कि हमारी अब इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, ओपन इकोनॉमी है। अब हमारे दूसरे देशों के साथ कहीं ना कहीं उठना बैठना है। इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, संधियां हैं, शांतिपूर्ण समझौते हैं, ट्रेड हम लोग लगातार कर रहे हैं। कल्चरल एक तरीके से कनेक्टिविटी बन रही है, सांस्कृतिक जुड़ाव बन रहा है, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी बन रही है, राजनीतिक जुड़ाव बन रहा है, इकोनॉमिकल कनेक्टिविटी बन रही है। समझ रहे? सोशल कनेक्टिविटी बन रही है, सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव बन रहा है। इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब हमारे देश में ये नहीं रहा कि अब हमारा मतलब अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी हमारे देश की नागरिकता लेना चाहे तो नागरिकता ले सकता है, बढ़िया पैसे कमा सकता है, राजनीतिक पदों पर भी जा सकता है। समझ रहे हैं? वो अलग की बात है, कौन किस पे जा सकता है, किस पे नहीं जा सकता, विधायक सांसद बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन क्या है, ये सब नागरिकता में हम लोग समझेंगे। वैश्वीकरण का सीधा मतलब है अपनी इकोनॉमी अब ओपन हो गई है, अब छुपी नहीं रही, केवल हमारे देश के लिए ही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जो सॉवरेनिटी है, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ा है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल कह सकते हो सॉवरेनिटी फ्लेक्सिबल हो गई है। पहले फ्लेक्सिबल नहीं थी, अब फ्लेक्सिबल हो गई, क्योंकि करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बाहर की कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हमारे देश में आके 1 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है। समझ रहे हैं? कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा रही है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रही है या सोलर प्लांट लगा रही है, और वो हमारे देश के सरकार से कह रही है कि हम इस क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और इतने क्षेत्र के वन को आपको हटाना पड़ेगा। सरकार भी सोचेगी अगर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं देश उसके प्रभाव में आकर निर्णय लेती है। तो एक तरीके से संप्रभुता कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हुई है, लेकिन पॉजिटिव वे में फ्लेक्सिबल हुई है। पॉजिटिव वे में फ्लेक्सिबल है, ना कि निगेटिव वे में फ्लेक्सिबल है। अब जैसे चाइना है, उसकी एक पॉलिसी है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, यानी कि कर जाल नीति। क्या है इसमें कि जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट है, हम्बन टोटा पोर्ट पे चाइना ने एक तरीके से
देखा जाए हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, ये चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। म्यांमार का कोको आइलैंड है, वो चाइना ने लीज पर ले लिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये तो निगेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है सॉवरेनिटी में। लीज पर लेने का मतलब समझते हैं? डेट ट्रैप पॉलिसी, चाइना क्या करता है, अन्य देशों को लोन देता है, तो इतना लोन देता है कि वो चुका ना कर पाए। और जब कोई देश चुका नहीं पाता है, तो पहले से समझौते हो रखे होते हैं, यदि आप चुकाएंगे नहीं तो फला क्षेत्र पर हम 99 साल के लिए ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो निगेटिव है सॉवरेनिटी में, ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरी तरीके से संप्रभुता चली जाएगी। अभी 99 साल के लिए लीज पे लिया है, बाद में कहेगा ये हमारा टेरिटरी है, हमारा टापू है। समझ रहे हैं कि नहीं? पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर हमारे देश में किसी को रोजगार मिल रहा है, हमारे देश में और पॉजिटिवनेस बढ़ रही है, लोगों को रोजगार, जीडीपी इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, सोसाइटी और अच्छी एडवांस बन रही है, और अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मुझे लगता है सॉवरेनिटी, ये जो पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी है सॉवरेनिटी में, ये होना ही चाहिए। तो ये बोला जा सकता है कि बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन के कारण, हमारी ओपन इकोनॉमी होने के कारण सॉवरेनिटी में फ्लेक्सिबिलिटी आई हुई है। लेकिन ये भारत देश के संदर्भ में बात करें तो ये पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि धनात्मक लचीलापन है। संप्रभुता में धनात्मक लचीलापन, संप्रभुता में धनात्मक लचीलापन होना चाहिए। जरूरी है। ये बात समझ में आया? तो हम बहुत सारे निर्णय स्वयं लेते हैं, 99% निर्णय, मतलब 99 कह रहे हैं, 95% डिसीजन स्वयं लेते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की उन्नति हो रही, प्रमोशन हो रहा है, तो वहां पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी सॉवरेनिटी में होना जरूरी है और होना भी चाहिए। समझ रहे हैं? तो आपने इस क्लास में सॉवरेनिटी के बारे में समझ लिया कि सॉवरेनिटी है क्या असल में। इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन के मामले में स्वयं निर्णय यदि देश लेता है, तो वो देश सॉवरेन है, स्वयं में प्रभु है। क्योंकि किसी भी देश या राज्य के या कंट्री के लिए, यहां राज्य शब्द प्रोविंस से, प्रांतों से नहीं लिया गया है, यहां देश से लिया गया है, कंट्री से लिया गया है। संप्रभुता एक चौथा पिलर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो देश किसी अन्य देश के अंडर में आ जाएगा। ठीक है क्लास? तो संप्रभुता को आपने इस क्लास में ठीक से समझा है। अगली क्लास में हम लोग साथियों साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद को समझेंगे, जो कि हमारे इसमें दिया हुआ है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है, फिर साम्यवाद क्या होता है, क्या डिफरेंस है, भारत में कैसी समाजवादिता है, कैसी सोशलिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी है, तो ये अगली क्लास में साथियों समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।